नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। 10th क्लास का अर्थशास्त्र अभी मैं पढ़ा रहा हूं। 5 अध्याय अर्थशास्त्र में समाप्त हो चुका है। आज आपके समक्ष जिस टॉपिक से संबंधित वीडियो लेके आया हूं वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 5 पर जो आधारित है, जिस अध्याय का नाम है रोजगार और सेवाएं, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, उस पर यह पूरा प्रश्न आधारित है। सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न विगत परीक्षाओं में यानी पहले की परीक्षा में आ चुके हैं, कुछ के आगे आने की संभावना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये क्लास आपके लिए। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को बताते चलेंगे और उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो उस प्रश्न से रहेंगी वो आपको देते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी शिक्षा क्षेत्र या ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। अब जरा समझिए, आर्थिक विकास, पहले ही अध्याय में मेरा दूसरा या तीसरा जो वीडियो है वो आर्थिक विकास और आर्थिक क्षेत्र पर आधारित है। तो आर्थिक विकास या आर्थिक जो क्षेत्र है वो मुख्यतः 3 होते हैं, जिसको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें से कह रहा है आपका कि तृतीयक क्षेत्र क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में भी और पहले अध्याय पर आधारित उस वीडियो में भी। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हुआ? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहते हैं या तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को हम रखते हैं। अब इस सेवा क्षेत्र में जितने प्रकार की सेवाएं आप देख रहे हैं मार्केट में, वो सब का सब इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे डॉक्टर जो चिकित्सा करता है किसी को, वो सेवा क्षेत्र है। कोई कंप्यूटर पर आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहा है। कोई कर्मचारी जो बैंक में है वो सेवा क्षेत्र का काम कर रहा है। मैं एक हाई स्कूल का शिक्षक हूं, मैं सेवा क्षेत्र में काम करता हूं। तो ऐसे जो भी क्षेत्र जो नॉलेज पे आधारित हैं, टेक्नोलॉजी पे और उसके ज्ञान पे आधारित हैं, वो सभी का सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? या ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि बीमारू का मतलब क्या होता है। तो बीमारू का मतलब मैंने आपको बताया था, बी आई से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उड़ीसा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए, बिहार तो है ही, मध्य प्रदेश है ही, उड़ीसा है ही, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कर्नाटका। ये बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, तो 5 ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से भारत में काफी पिछड़े हुए माने गए हैं और उन 5 राज्यों को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया है। यानी वो बीमार हैं, उनकी चिकित्सा होनी चाहिए। चिकित्सा इट मीन्स ऐसी ऐसी योजनाएं वहां होनी चाहिए, जानी चाहिए, जिससे उनका उस राज्य का विकास हो सके। तो कर्नाटका जो है वो बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर कर्नाटका हुआ। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पहला दूसरा प्रश्न देखने के बाद तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, काम के बदले अनाज, यह योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2004 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काम के बदले अनाज, इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें अध्याय को विस्तृत हमने बताया है, उसमें मैंने विभिन्न योजनाओं को आपको बताया था और कौन कौन सी योजना किस किस डेट में स्टार्ट हुई है वो बस आपको मैंने बताया था। ये भी कि आप बस याद कर लीजिएगा उसको, उसी से संबंधित प्रश्न आएगा। उसी से संबंधित ये प्रश्न है, काम के बदले अनाज, ये योजना 2004 में शुरू की गई। तो इसका सही आंसर है सी 2004। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा जो प्रश्न है वो कह रहा है, इनमें से कौन सी सेवा सरकारी व गैर सरकारी
दोनों स्तर पर संचालित होती है। अर्थात सेवा का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो सरकारी और गैर सरकारी, यानी सरकारी भी है, गवर्नमेंट वाला भी है और प्राइवेट भी है, ये दोनों स्तर पर संचालित होता है। यानी कि सरकार भी उसको देखती है और प्राइवेट सेक्टर यानी कि कोई निजी व्यक्ति भी उस चीज को खोले हुए है या देखता है। ऑप्शन ए सैन्य क्षेत्र, ऑप्शन बी रेल सेवा, ऑप्शन सी वित्त सेवा या ऑप्शन डी शिक्षा सेवा। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा क्षेत्र इसमें आपको नजर आ रहा है जो सरकार भी देख रही है और आम पब्लिक भी वो संस्थान खोले हुए है? तो जरा बताइए, सैन्य क्षेत्र, सेना, कोई निजी आदमी सेना रखे हुए है? नहीं। रेलवे, कोई निजी आदमी रेल खोले हुए, पटरी बिछाए हुए है, रेल चला रहा है? अभी के समय को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, आपके किताब के अनुसार मैं चल रहा हूँ। अभी के समय तो नरेंद्र मोदी जी कुछ ट्रेन को दे ही दिए प्राइवेट लोगों के हाथ में। तो रेल सेवा ये भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान नहीं संचालित कर रहे हैं। वित्त सेवा, वित्त सेवा भी सरकारी और गैर सरकारी नहीं है। वित्त विभाग वो सरकार के नियमानुसार चलते हैं, सरकार उन्हें देखरेख करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा सेवा। अक्सर आप देखते हैं कि शिक्षण संस्थान सरकारी भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, यानी कि लोग, आप भी चाहें तो कॉलेज स्कूल्स खोल सकते हैं उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद। सरकार भी खोल रही है या खोले हुए है। तो शिक्षा वो क्षेत्र है जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पर संचालित की जा रही है। ठीक है, अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है कि छिपी हुई बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है? छिपी हुई बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी स्वास्थ्य क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र या ऑप्शन डी सभी। पहले समझिए छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि कोई रोजगार का ऐसा सेक्टर, ऐसा क्षेत्र जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम कर रहा हो। जरूरत है 10 आदमी की, काम कर रहा है 20 आदमी, 50 आदमी। तो हमारे देश में कृषि के अंतर्गत छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। 5 बीघा का खेती है, अब 50 आदमी उसमें लुझा हुआ है, 20 आदमी उसमें काम कर रहा है, घर का पूरा परिवार उसी में लगा हुआ है। जबकि वो 2 आदमी चाहे तो 5 बीघा या 1 आदमी चाहे तो 5 बीघा खेत की देखरेख कर सकता है, खेती बाड़ी 5 बीघा का कर सकता है। लेकिन चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए खेत रहने पर ज़्यादा भी लोग हैं, सब लोग उसी में भिड़ा हुआ है। आपको लगेगा कि ये सभी रोजगार पाए हुए हैं या सब काम सबको मिला हुआ है, परंतु सबको काम नहीं है। इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जहां जनसंख्या बढ़ जाने से कृषि पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कृषि पर दबाव बढ़ गया है, इसी को हम, अब दबाव बढ़ने के कारण लोग उसी में लगे भिड़े हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो कुछ नहीं तो घासें गढ़ रहे हैं, कुछ नहीं तो कुदाल से खेतें कोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आपको लगेगा कि वो व्यक्ति व्यस्त है, उसके परिवार का सब व्यस्त रहता है, सबको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन उसके यहाँ छिपी बेरोजगारी है। तो खेती, किसानी वो सेक्टर है, वो क्षेत्र है, कृषि वो क्षेत्र है जहां छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो छिपी हुई बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छठा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? विकसित देश जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, ऐसे बहुत से यूरोपीय कंट्रीज, ये सभी विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। अब विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में काम करती है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। विकसित देशों में अधिकतर लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अर्थात तृतीयक सेक्टर में,
तृतीयक क्षेत्र में, आर्थिक क्रियाकलाप के तृतीयक सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चूंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो सेवा क्षेत्र अधिकांश विकसित देशों में आप देखिएगा तो सेवा क्षेत्र में ज्यादातर लोग लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में 3-4% जनसंख्या लगी हुई है, सेवा क्षेत्र में 50-55% जनसंख्या लगी हुई है। क्यों? क्योंकि सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसमें ज़्यादा लाभ है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, दिमाग का ये काम है। टेक्नोलॉजी का लोग सहायता लेके दिमाग दौड़ा के ये क्षेत्र को काफ़ी आगे बढ़ा रहा है। तो सेवा क्षेत्र को और समझना है अगर आपको, तो इस अर्थशास्त्र के हमारे वीडियो के, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, अर्थशास्त्र वाला टैप कीजिए। पहला और दूसरा जो वीडियो है अर्थशास्त्र का, पहला, दूसरा या तीसरा वीडियो, इन्हीं तीनों वीडियो में से किसी एक वीडियो में अर्थव्यवस्था का पूरा सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सबके बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है। तो सेवा क्षेत्र, विकसित देशों में ज़्यादातर लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने देश में भी इस समय धीरे धीरे लोग सेवा क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा काम करना चाह रहा है, ज़्यादा काम मिल भी रहा है सेवा क्षेत्रों में। तो सेवा क्षेत्र इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन या किस योजना अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है? कौन सी ऐसी योजना है सरकार की जिसमें ग्रामीणों को, मतलब गांव के रहने वाले लोगों को काम का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन सी मनरेगा, ऑप्शन डी संपूर्ण क्रांति रोजगार योजना। इसमें से कौन सी ऐसी योजना सरकार की है जिसे कानूनी अधिकार, यानी कि आपको मिलना ही मिलना है? वो है ऑप्शन सी मनरेगा। मनरेगा सरकार के द्वारा चलाई गई ऐसी योजना है जिसमें साल के निर्धारित दिनों में आपको काम की गारंटी मिलती है। इस पर पूरा वीडियो बन चुका है, आप पिछले वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, हर एक बिंदु को बताया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है, रोजगार के क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं रोजगार के? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो रोजगार का क्षेत्र कितना है? आर्थिक क्रियाकलाप का क्षेत्र कितना था? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब यही तीनों जो सेक्टर है, तीनों जो क्षेत्र है आर्थिक क्रियाकलाप का, वही उसी में रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के कितने क्षेत्र हैं? 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यानी कि कृषि वाला पार्ट, उद्योग वाला भाग और सेवा वाला भाग। यानी सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, यही 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार उपलब्ध है, रोजगार लोगों को मिलता है। आप अपने आसपास नज़र घुमा के देखिएगा, हर एक व्यक्ति इन्हीं तीनों में से किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहा है। या तो किसानी कर रहा होगा, नहीं तो छोटा मोटा बिजनेस खोले हुए होगा, और नहीं तो सेवा का कोई काम कर रहा होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, मास्टर होगा, चपरासी होगा। तो वो सेवा क्षेत्र है ये सब। तो रोजगार का क्षेत्र कितना? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत का कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें भारत को अधिक सफलता मिली है? लगातार उसका विकास हो रहा है और उससे देश को काफी लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में 2 चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। जो दिख रहा है आपको वो हार्डवेयर है, और जो उसके अंदर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ऐप है, वो उसका सॉफ्टवेयर है।
अब आपका जो शरीर हमारा दिख रहा है ये हार्डवेयर है, लेकिन दिमाग के अंदर कितना दिमाग है वो सॉफ्टवेयर है। तो मेमोरी जो है वो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम के अंदर जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो सब सॉफ्टवेयर है। तो भारत सॉफ्टवेयर का निर्माण बहुत तेजी से कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और भारत के सॉफ्टवेयर की मांग विश्व के बहुत सारे देशों में है। यहाँ तक कि विकसित देशों में भी भारत का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है। और भारत में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां और सॉफ्टवेयर बना भी रहे हैं बहुत सारे लोग, इसलिए भारत सॉफ्टवेयर से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। सॉफ्टवेयर देश की उन्नति में काफ़ी योगदान दे रहा है। तो भारत में ये सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो उद्योग है काफ़ी फल फूल रहा है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, परिवहन किस आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी सभी। परिवहन ये किस आर्थिक क्षेत्र? तो परिवहन प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि आता है, इससे तो जुड़ा ही नहीं है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? उद्योग आता है, इससे भी नहीं जुड़ा है। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र। तो एगो ड्राइवर, एक बस वाला, एक कोई भी वाहन चलाने वाला, या कोई भी यातायात का जो सिस्टम है, वो जल यातायात हो, स्थल यातायात हो, या वायु मार्ग वाला यातायात हो, ये सभी का सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। ये सभी का सभी तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा सेक्टर है। तो परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट, परिवहन ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इस तरह ये 10 प्रश्न देखा आपने। 10 प्रश्न के बाद अब हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको मानव पूंजी से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव पूंजी के मुख्य कितने घटक हैं? मानव पूंजी के मुख्य कितने घटक हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। अब जरा समझिए मानव पूंजी क्या है। मानव की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और इसके अलावे जो 2 और ज़्यादा हैं वो इन 5 को मिला के मानव पूंजी कहा जाता है। अब 3 आवश्यकता मूल हो गया, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावे स्वास्थ्य और शिक्षा, इस तरह से 5 ऐसी आवश्यकताएं हैं जो मानव पूंजी कहलाती हैं। यानी मानव का पूंजी इन्हीं 5 चीज़ों में ज़्यादातर खर्च होता है। पूंजी का मतलब पैसा। जितना भी मानव के पास पैसा है, हमारे पास जितना पैसा होगा उसका ज़्यादातर हिस्सा हम किस में खर्च करेंगे? या तो रोटी मतलब खाने में खर्च करेंगे, या कपड़ा पर खर्च करेंगे, मकान पर खर्च करेंगे मतलब आवास पर खर्च करेंगे, या स्वास्थ्य पर खर्च होगा, और नहीं तो शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो मूलतः 5 मानव पूंजी के घटक हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 11 के बाद 12 पे कि किस आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाले वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? कौन सा ऐसा आर्थिक क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले लोग वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, या ऑप्शन डी सभी। अब आर्थिक क्षेत्र क्या है तो आपको पढ़ाया जा चुका है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये 3 गो आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें से प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र कह सकते हैं, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें से 3 आर्थिक क्षेत्र में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो उत्पादन नहीं करता है? उत्पादन नहीं करता है, कोई चीज बनाता नहीं है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें से ऑप्शन सी सही होगा। तृतीय क्षेत्र का लोग किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करता है।
चूंकि प्राथमिक क्षेत्र किससे जुड़ा है? कृषि से। तो खेती बाड़ी वाला लोग तो उत्पादन करता है ना, धान गेहूं बहुत सारे ऐसे फसल हैं उसका उत्पादन करता है। द्वितीयक क्षेत्र में तो उद्योग आ ही जाता है, तो उद्योग से तो हर चीज का उत्पादन हो रहा है। अब ये घड़ी बनी है कि कोई ना कोई फैक्ट्री होगा, उद्योग होगा, वहीं से ये बनी होगी। अब ये कलम है, कोई ना कोई फैक्ट्री से बना होगा, तो द्वितीयक क्षेत्र तो बनाने वाला है, ये उत्पादन करने वाला है ये है। तृतीयक क्षेत्र ये किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करता है। सेवा क्षेत्र वाले लोग कोई उत्पादन नहीं करते हैं। मैं क्या उत्पादन करता हूं? मैं शिक्षक हूं, तृतीयक क्षेत्र का आदमी हूं, सेवा क्षेत्र का आदमी हूं। मैं क्या उत्पादन करता हूं? कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता हूं, कोई ऐसी चीज उत्पादित नहीं करता हूं। डॉक्टर क्या उत्पादित करेगा? कुछ नहीं, बस मरीजों को देखिए, समझिए। तो तृतीयक क्षेत्र में जो भी लोग लगे हुए हैं वो सब के सब किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सी। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की मदद से किया गया उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, या ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन क्या बोला? प्राकृतिक संसाधनों की मदद से, मतलब बिना प्राकृतिक की मदद के आप वो काम नहीं कर सकते। तो कौन सा ऐसा आर्थिक क्षेत्र का सेक्टर है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है आर्थिक व्यवस्था में जिसमें प्राकृतिक की मदद चाहिए ही चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की मदद होती ही होती है, बिना प्राकृतिक के वो संभव नहीं है? बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, सभी, कौन होगा इसमें? तो प्राथमिक क्षेत्र इसका सही आंसर है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। अब प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते थे? कृषि से, यानी कि प्राकृतिक संसाधन पर आधारित या प्राकृतिक संसाधनों की मदद से या मदद पर आधारित जितने भी क्षेत्र हैं वो सब के सब प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएंगे। अब जैसे खेती हो गया, खेती के लिए प्राकृतिक संसाधन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन, मिट्टी आप बनाइएगा, मिट्टी प्राकृतिक ने बना के भेजा है। लकड़ी, लकड़ी पर आधारित जो भी उद्योग है या लकड़ी से संबंधित जो भी काम है वो सब का सब प्राकृतिक ही है। लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्राकृतिक से। मछली का पालन कर रहे हैं, किसकी मदद से? प्राकृतिक की मदद से। तो जो भी काम आप सीधे प्राकृतिक की मदद से करते हैं वो सब का सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक संसाधन की मदद से किया गया उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आधार में तो यही है भाई, प्राथमिक सेक्टर है। अब इस पर देखिए, प्राथमिक सेक्टर पर आधारित है द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक और प्राथमिक इन दोनों पर आधारित है सेवा सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। तो मूल जड़ प्राथमिक है, उसके बाद द्वितीयक है। जैसे हम खान से कोयला प्राप्त करते हैं तो खनन जो है काम वो प्राथमिक सेक्टर का है, और खनन के बाद वो कोयला कहाँ गया? फैक्ट्री में गया। तो फैक्ट्री के उत्पादन में वो सहायक हो रहा है। तो फैक्ट्री क्या है? द्वितीयक सेक्टर, द्वितीयक क्रियाकलाप, आर्थिक क्षेत्र का द्वितीयक क्षेत्र है वो। और उसके बाद ना सेवा करने वाले लोग उसको गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, उस लोहा को इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। अब आपके पापा काम करते हैं खेतीबाड़ी में, तो आपके पापा प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं अगर खेतीबाड़ी करते हैं तो, क्योंकि सीधे प्राकृतिक के सहयोग से कर रहे हैं वो। अब उस खेतीबाड़ी को करने के बाद धान उपजाते हैं, तो फिर धान कहाँ जाएगा? मिल में। अब वो मिल क्या है? फैक्ट्री है। अब वो द्वितीयक क्षेत्र है, उद्योग न हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया। वहां से जब चावल उबल तैयार होगा, कतरनी विभिन्न तरह का चावल, 2-4 आइटम बनेगा उसका, चावल का छीलेगा, पॉलिश करेगा,
और उसके बाद पैकिंग होके जब जाएगा तो कौन ले जाएगा उसको? कोई ना कोई गाड़ी वाला ले जाएगा, ट्रक वाला ले जाएगा। तो वो जो ट्रक आया, गाड़ी आई, यातायात के जो साधन हैं वो सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गए, यानी वो सेवा सेक्टर है, सेवा का क्षेत्र है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन की मदद से ये आप समझ गए। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस आर्थिक क्षेत्र का है? ऑप्शन ए उद्योग क्षेत्र का, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र का, या ऑप्शन डी सभी। अब जरा बताइए, भारत के जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो ये जो जीडीपी है, इस पर पूरी एक वीडियो चला है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी पूरा बताया गया है। तो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस आर्थिक क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का है, तृतीयक क्षेत्र का है? अब इसको दूसरे रूप में कहें तो कृषि क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। तो ऑप्शन ए उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, या ऑप्शन डी सभी। तो जीडीपी में अभी के समय में सबसे ज्यादा योगदान है ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र का। अब कितना योगदान है उस पर भी आधारित एक प्रश्न है। वर्तमान समय में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, या कितना है, या है? ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, निम्नलिखित में से वर्तमान समय में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 50% से अधिक, ऑप्शन सी 100%, या ऑप्शन डी 28%। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी 50% से अधिक इस समय जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो ये था आपका इस अध्याय पर आधारित 15 क्वेश्चंस और उसकी पूरी व्याख्या। हमें लगता है एक एक प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि बड़ी क्लिष्ट है, कुछ क्वेश्चंस फंस रहे हैं, तो आप भाई मूल चीज को जरूर धरिए। मूल चीज है किताब, और किताब को हूबहू जैसे किताब में दिया हुआ है वैसे मैंने पढ़ाया है। तो इस पर आधारित एक तो इस वीडियो के पहले जो 5वें अध्याय पर बना वीडियो वो देख लीजिए, और अगर उससे भी क्लियर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इस अध्याय का, इस किताब का अर्थशास्त्र का पहला जो चैप्टर है उसका पहला या दूसरा वीडियो आप देखिए बढ़िया से। एक एक प्रश्न आप खुद ही कर पाएंगे। अभी इतना ही नहीं, 15 प्रश्न तो बने ही हैं, और भी ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, या विभिन्न जगह पे आपको इससे संबंधित और भी प्रश्न मिलेंगे, लेकिन मूल वही रहेगा। मूल जो हमने पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन उठेगा, घुमा के इधर से उधर से। नाक इधर से छुइए, इधर से छुइए, इधर से छुइए, ऊपर कहीं से छुइएगा, नकवे न छूना है। तो मेन नाक के बारे में समझ गए, कन्ने कन्ने से रास्ता है छूने का वो समझ गए, तो कैसूं कहे लोग कि छू दीजिए ऐसे, तो ऐसे छू देंगे, क्योंकि पता हो गया कि नाक यहीं पर है तो छुआ जाएगा कहीं से। इसलिए आधारीय चीज को समझिए, किताब को समझने की कोशिश कीजिए, किताब में कौन कौन टॉपिक्स क्या क्या कह रहा है उसके बारे में समझिए। उस डिस्क्रिप्टिव वीडियो को जरूर देखिए, जो शिक्षक अपने वीडियो में समझा रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, उसको समझिए। वो अगर समझ लिए तो उस पर आधारित जो प्रश्न है वो किसी तरह घुमा के पूछिए, आप उसका जवाब सही से दे देंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही, ये अध्याय समाप्त हुआ। अब अगला वीडियो जो बनेगा वो 6ठे अध्याय पर आधारित होगा। 6ठा अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, 7वां भी महत्वपूर्ण है। ये 2 अध्याय अभी पढ़ाने बाकी हैं, धीरे धीरे काम चल रहा है। चूँकि अभी चुनाव भी है और चुनाव में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, तो व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी आप सब्सक्राइबरों के प्रेम के कारण, आपके मांगों के कारण मैं इतना दबाव में हूँ कि रोज़ वीडियो मैं बना दे रहा हूँ। तो आप लोगों का प्रेम सहयोग इसी तरह बना रहे और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।